जय हिंद। स्वागत है आप सभी का अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल श्री विमलेश पाठशाला में। चलिए बात करते हैं। आज हम लोग थर्ड सेमेस्टर के एक काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक, काफ़ी इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट के बारे में। आपका जो भी है ये थर्ड सेमेस्टर का ओरल डिजीज़ से रिलेटेड जितना भी डिजीज़ हैं, ओरल डिजीजेस, उनका हिस्टोपैथोलॉजी क्या होता है, उनके बारे में हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। ऐसे ही हम एक सीरीज ऑफ वीडियोस लेके आने वाले हैं जिसमें हम थर्ड सेमेस्टर के सारे टॉपिक्स को कवर करने वाले हैं। ये टॉपिक काफ़ी इम्पोर्टेंट इसलिए है कि इन सब टॉपिक्स का नोट्स बहुत कम ही मिलता है, क्योंकि किसी एक प्रॉपर रेफरेंस से इसको ढूंढना मुश्किल है, क्योंकि ये प्रॉपर कहीं किसी बुक में दिया नहीं गया है। तो इसीलिए इस वीडियो को आप लोग ध्यान से देखिएगा और साथ साथ नोट्स बनाने की कोशिश ज़रूर कीजिएगा, ताकि अच्छा से अच्छा कंटेंट आप लोग पा सकें। तो इसको चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इसमें हम बात करने वाले हैं जितने भी ओरल कैविटी से रिलेटेड डिजीज़ हैं, और इसके बाद आने वाले वीडियोस में हम लोग बात करेंगे एलिमेंट्री कैनाल के अलग अलग ऑर्गन्स के क्या क्या हिस्टोलॉजी होती हैं, कौन कौन से डिजीज़ होती हैं, इन सब के बारे में। आज स्टार्ट करते हैं ओरल कैविटी से, माउथ से। ये आपका सीरीज जो होगा वीडियो का, उसमें हम लोग हर एक ऑर्गन की हिस्टोलॉजी और हर एक ऑर्गन में क्या क्या डिजीज होती हैं उन सब के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। इस वीडियो में हम लोग क्या क्या देखने वाले हैं, ये हम बात करने वाले हैं ओरल कैविटी की। ओरल कैविटी जैसा कि आप लोग जानते हैं कि ये हमारे एलिमेंट्री कैनाल का बिगनिंग होता है, यानी हमारा एलिमेंट्री कैनाल माउथ से या ओरल कैविटी से स्टार्ट होके एनस तक द एंड होता है। तो वहां तक हम जाएंगे, लेकिन आज इस वीडियो में ओरल कैविटी के बारे में बात करने वाले हैं, उसके डिजीज के बारे में बात करते हैं। ओरल कैविटी जो होता है वो हमारे लिप्स से टंग्स, टीथ, गम्स, पैलेट और फ्लर ऑफ माउथ, इन सब चीज़ों से मिलके बना होता है। तो इन सब छोटे छोटे ऑर्गन्स में जो भी डिजीज होती हैं उन सबको हम माउथ या ओरल कैविटी डिजीज के नाम से जानते हैं। ये क्या हो सकते हैं? इन्फ्लामेटरी डिजीज हो सकते हैं, यानी स्वेलिंग आ गया, रेडनेस आ गया, ये सब चीज़ें इसमें इन्फ्लामेटरी टाइप की डिजीज हो सकती है। या इन्फेक्शियस हो सकता है, जैसे बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो गया, वायरल इन्फेक्शन हो गया। या डेवलपमेंटल हो सकते हैं, जैसे जेनेटिक्स है, जेनेटिकली वो एक्वायर्ड डिजीज है, या थ्रू पेरेंट्स मिला हुआ है, या हम किसी से एक्वायर कर रहे हैं एज ए म्यूटेशंस के तौर पे। या हमारा नियोप्लास्टिक हो सकता है, जैसे ओरल कैंसर आप लोग काफ़ी सुनते होंगे, ओरल कैंसर्स, ये नियोप्लास्टिक में आता है। ओरल म्यूकोसा क्या करता है? सिस्टमिक कंडीशंस को रिफ्लेक्ट करता है। जैसे कई सारे सिस्टमिक जो डिजीज होते हैं वो ओरल मैनिफेस्टेशंस में आते हैं। जैसे आपको एनीमिया होता है या जॉन्डिस होता है, तो आप माउथ को देख के, टंग को देख के, आपके आइज के स्क्लेरा को देख के पता लगा सकते हैं। तो ये सब मैनिफेस्टेशंस हमें म्यूकोसा और ओरल कैविटी को देख के हम पता लगा लेते हैं। इसमें हम बात करने वाले हैं इन डिजीज की, जैसे थ्रस, जिसको ओरल कैंडिडियासिस भी बोलते हैं, एंगुलर चिलाइटिस के बारे में बात करेंगे, एक्यूट जिंजिवाइटिस के बारे में बात करेंगे, जिसे हम विंसेंट इन्फेक्शन भी बोलते हैं, एप्थस स्टोमेटाइटिस के बारे में बात करेंगे, जिसको हम रिकरेंट ओरल अल्सरेशन बोलते हैं, मुंह में बार बार छाले पड़ने लगते हैं। वायरल इन्फेक्शंस, इसमें हम बात करेंगे एक्यूट हर्पेटिक जिंजाइवोस्टोमेटाइटिस, और हर्पिस और कोल्ड सोर्स के बारे में बात करेंगे। ये वायरल डिजीजेस हैं। नेक्स्ट हम स्क्वैमस सेल कार्सिनोमा के बारे में बात करेंगे, और लास्ट में बात करेंगे क्लेफ्ट पैलेट एंड क्लेफ्ट लिप। ये काफ़ी नया कंसेप्ट है, नया डिजीज है, इसको बारे में आप लोगों को जरूर देखना चाहिए। चलिए बात करते हैं एक एक करके। सबसे पहला है हमारा थ्रस, जिसको हम ओरल कैंडिडियासिस बोलते हैं। एक हमारा फंगस होता है कैंडिडा एल्बिकन्स, ये कॉज करता है हमारा ओरल कैंडिडियासिस। ये कॉमन किस पीपल्स में होता है? जैसे डेबिलिटेटेड, इम्यूनोसप्रेस्ड पेशेंट्स, या जो स्टेरॉइड्स का कंटिन्यूअस यूज कर रहे हैं, एंटीबायोटिक्स का यूज कर रहे हैं, उनमें ये मोस्ट कॉमन देखने को मिलता है। इसका हैबिटाट्स क्या होता है? बेबीज में क्या होता है कि ये जो बॉटल्स या नर्सरीज जो यूज करते हैं, जैसे छोटे छोटे जो
मिल्क पिलाने के लिए मदर्स यूज किया करती हैं बॉटल्स, या जो नर्सिंग सप्लीमेंट्स हैं उनके थ्रू ये हमारे बच्चों को इन्फेक्ट करता है। इनका प्रॉपर अगर हाइजीन मेंटेन नहीं है, क्लीनिंग मेंटेन नहीं है, तो ये अफेक्ट कर सकता है बेबीज को। एडल्ट्स में ये क्या होता है कि डेंटल एक्सपोजर जब होता है, डेंटल सर्जरी होता है या डेंटल इम्प्लांट के केसेस होते हैं, उस टाइम में ये इन्फेक्शन हो सकता है। इम्प्रॉपर हमारा जो सर्जिकल इक्विपमेंट्स हैं या डेंटल इम्प्लांट के जो चीज़ें हैं वो अगर प्रॉपर नहीं यूज की जा रही हैं तो ये उस टाइम पे अपीयर हो सकता है हमारे एडल्ट्स में। अपीयरेंस इसका कैसे होता है, जैसे कि आप लोग देख पा रहे हैं यहाँ पे ये वाइटिस पैचेस फंगल के जो होते हैं वो डेवलप हो जाते हैं। जो भी माउथ के ग्रूव्स होते हैं, जैसे टंग्स हो गया या माउथ के अंदर जो भी पैलेट में कैविटीज होती हैं, गम्स के किनारे जो कैविटीज होती हैं, उनमें ये हमारा वाइटिस फंगल पैचेस देखने को मिलने लगते हैं ओरल थ्रस में या कैंडिडियासिस में। ऑर्गेनिज्म जो है वो हमारा है कैंडिडा एल्बिकेंस। ये एग्जाम के पॉइंट्स ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। कैंडिडा एल्बिकेंस क्या कॉज करता है, तो हमारा थ्रस कॉज करता है। इसके हिस्टोपैथोलॉजी की बात करें तो हमारा जो कैंडिडा एल्बिकेंस है वो एक हाइफी होता है जो कि सुपरफिशियल इंडोथेलियम को ही पेनिट्रेट कर पाता है और वहां पे पेनिट्रेट करके अपना ग्रो करता है। इसके साथ साथ इन्फ्लेमेटरी सेल इन्फिल्ट्रेशन, मेनली न्यूट्रोफिल्स, यहाँ पे जो भी सेल्स पेनिट्रेट करके वेसल्स के थ्रू इसको किल करने के लिए आते हैं तो हमारे न्यूट्रोफिल्स मेनली हमें देखने को मिल सकते हैं यहाँ पे। नेक्स्ट हमारा है एंगुलर चिलाइटिस। एंगुलर चिलाइटिस हमारा, जैसे आप लोग माउथ के एंगल्स पे देख पा रहे होंगे, यहाँ पे इन्फेक्शन होता है। ये माउथ के दोनों एंगल्स पे ब्लड आने लगता है, इन्फेक्शन हो जाता है, पेनफुल होता है। ये हमारा पेनफुल इन्फ्लेमेटरी कंडीशन होता है जिसमें पेशेंट को काफ़ी दर्द होता है। माउथ आप ओपन करोगे, ओपन नहीं हो पाएगा। आप माउथ ओपन करोगे, ब्लड आने लगेगा एंगल्स से। ये क्या करता है कि क्रैक्स या फिशर्स या सोर्स बना देता है, यहाँ पे घाव बना सकता है, यहाँ पे ड्राइनेस की वजह से फटने लगता है जो स्किन का म्यूकोसा होता है। इसके एजेंट्स क्या हो सकते हैं, इसके एजेंट्स हो सकते हैं कैंडिडा एल्बिकेंस, ज़्यादा कॉमनली यूज होता है। जैसे आप लोग थ्रस देखते हैं, थ्रस से भी ये डेवलप हो सकता है एंगुलर चिलाइटिस। दूसरा बैक्टीरिया हमारा जो होता है वो होता है स्टेफाइलोकोकस ऑरियस। स्टेफाइलोकोकस ऑरियस को तो आप लोग जानते ही होंगे, एक तरह का ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया होता है। या कभी कभी ये मिक्स इन्फेक्शन भी में देखने को मिलता है, जैसे फंगल इन्फेक्शन और बैक्टीरियल इन्फेक्शन दोनों एक साथ भी हो सकते हैं इसके लिए। इसका प्री डिस्पोजिंग फैक्टर क्या है, जैसे कि elderly debilitated people, especially those with ill fitting और मिसिंग डेनेचर्स, यानी जो दांत की डेंटल एक्सपोजर होता है उस टाइम पे अगर प्रॉपर सर्जरी नहीं हुई है डेंटल या दांत इम्प्लांट अच्छे से नहीं हुआ है तो उस टाइम पे इसका एक्सपोजर हो सकता है कैंडिडा एल्बिकेंस से या स्टेफाइलोकोकस ऑरियस से। ये जो हमारा स्टेफाइलोकोकस ऑरियस होता है मेनली हमारा हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शंस में या नोजोकोमियल इन्फेक्शंस में गिना जाता है। Moist folds at the corner of the mouth favor microbial growth, यानी जो यहाँ पे आपका माउथ का किनारा है यहाँ पे हमेशा मॉइस्चर होता है। मॉइस्चर की वजह से यहाँ पे बैक्टीरिया जो होता है या फंगस जो होता है वो ग्रो काफ़ी जल्दी से कर लेता है, तो इसका अच्छा हैबिटेट हो जाता है। कुछ न्यूट्रिशनल डिफिशियंसीज भी होती हैं जो कॉज करती है एंगुलर चिलाइटिस को, जैसे आयरन डिफिशियंसी हो गया या विटामिन बी कम्प्लेक्स की डिफिशियंसी, जिसमें स्पेशली राइबोफ्लेविन, नियासिन या पायरिडॉक्सिन का डिफिशियंसी हमें देखने को मिलता है जो कि एंगुलर चिलाइटिस कॉज करता है। तो आप अगर प्रॉपर डाइट भी नहीं ले रहे हैं तो एंगुलर चिलाइटिस के कॉज हो सकते हैं। अदर फैक्टर्स जैसे पुअर ओरल हाइजीन, एक्सेसिव सलाइवेशन, डायबिटीज, इम्यूनोसप्रेशन, यानी अगर आपके अंदर इम्यूनोसप्रेशन है या आप सलाइवा, कुछ लोगों के देखते होंगे कि उनका आदत ही बन जाता है मुंह से सलाइवा टपकाते रहना, तो ये सब कॉजेस हो सकते हैं आपके ओरल थ्रस के या एंगुलर चिलाइटिस के। हिस्टोपैथोलॉजी क्या होता है, यहाँ पे इपिथेलियल चेंजेस होते हैं, जैसे आप यहाँ के इपिथेलियल सेल्स
इसको हिस्टोपैथोलॉजी के अंदर देखोगे तो यहाँ पे हाइपर केराटिनोसिस होता है, एक्यांथोसिस होता है और अल्सरेशन होता है। यानी यहाँ पे केराटिन डिपॉजिट होने लगता है एंडोथेलियल एपिथेलियल सेल्स के अंदर। डर्मिस जो होता है वो क्रोनिक इन्फ्लेमेटरी इन्फिल्ट्रेट जैसे लिम्फोसाइट्स, प्लाज्मा सेल्स, न्यूट्रोफिल से भरा हुआ होता है। जो एपिथेलियल सेल्स के नीचे वाला लेयर है या एपिडर्मिस के नीचे डर्मिस जो है वहाँ पे लिम्फोसाइट्स, प्लाज्मा सेल्स और न्यूट्रोफिल्स ज़्यादा से ज़्यादा देखने को मिलते हैं। वो इन्फिल्ट्रेट कर जाते हैं, जो कैपिलरीज होती हैं उससे बाहर भी देखने को मिलते हैं। माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है वो दो जैसे बताया था, कैंडिडा अल्बिकेंस और स्टेफाइलोकोकस ऑरियस। कैंडिडा अल्बिकेंस के जो स्यूडोहाइफी होते हैं वो पास स्टेन में ज़्यादा अच्छे से विजिबल हो जाते हैं, पेरियोडिक एसिड सीफ। और आपका स्टेफाइलोकोकस ऑरियस इजिली ग्राम स्टेन में ग्राम पॉजिटिव रूप में देखने को मिल जाता है। नेक्स्ट है हमारा एक्यूट जिंजिवाइटिस, जिसको हम विंसेंट्स इन्फेक्शन भी बोलते हैं। ये हमारा काफ़ी जैसे कि दर्दनाक देख ही रहे हैं डायग्राम में, ये ऐसे ही खतरनाक सा होता है, आपके दांतों से लेके मसूड़ों तक फैला होता है। ये क्या होता है, पेनफुल होता है, रैपिड प्रोसेसिंग इन्फेक्शन ऑफ द गम्स होता है, यानी आपके जो मसूड़े होते हैं उसमें इन्फेक्शन हो जाता है। आप लोग पायरिया से पीड़ित लोगों को देखे होंगे, ये कुछ ऐसा ही सिम्टम्स हो करता है। अल्सरेशन होता है, यहाँ पे नेक्रोसिस हो जाता है और गम्स ब्लीडिंग देखने को मिलती है। ये कॉज किसके द्वारा होता है, स्पाइरोकिट के द्वारा कॉज किया जाता है, जो कि ट्रिपोनेमा स्पेसीज के जैसे ट्रिपोनेमा पैलेडियम हो गया, फ्यूसीफॉर्म बैक्टीरियाज के द्वारा कॉज किया जाता है। इसका कॉजेटिव एजेंट जैसे वैसे ही बताया था मैंने, ट्रिपोनेमा विंसेंटी इसका मेन कॉजेटिव एजेंट होता है। फ्यूसीफॉर्म बैक्टीरिया जैसे फ्यूजोबैक्टीरियम न्यूक्लिएटम ये इसका कॉजेटिव एजेंट होता है। ये भी ओरल हाइजीन अगर नहीं है, प्रॉपर ब्रशिंग नहीं है, दांतों की सफाई अच्छे से नहीं हो रही है, या इम्यूनोसप्रेशन है, स्ट्रेस है या माल न्यूट्रिशन है, उसके वजह से हो सकता है। इसका हिस्टोपैथोलॉजी क्या होता है, एपिथेलियम जो होता है उसमें अल्सरेशन के वजह से नेक्रोसिस और इंटरडेंटल पेपिला ग्रोथ देखने को मिलता है। यानी जो आपका ग्रॉस अपीयरेंस होगा आपके ओरल कैविटी का, उसमें दांतों के बीच में अलग से मसल्स ग्रोथ देखने को मिलेगा, अलग से यहाँ पे मसल्स उभरते हुए देखने को मिलेंगे और वहाँ पे नेक्रोसिस भी देखने को मिलेगा। आपका जो स्किन होगा वो डेड कर गया होगा, यहाँ का स्किन नहीं, यहाँ का जो गम्स के सेल्स होंगे वो डेड कर गए होंगे। और ग्रेइश स्यूडो मेम्ब्रेन आपको देखने को मिलेगा, हल्का हल्का भूरे रंग का ये आपका गम्स स्टार्ट हो जाता है होना। ये गम्स आपका ग्रे क्यों होता है, क्योंकि यहाँ पे फेब्रिन और नेक्रोटिक डेब्रिस जो होता है बैक्टीरिया का वो डिपॉजिट होने लगता है और ये ग्रेस डिस्कलरेशन करने लगता है आपके गम्स को। कनेक्टिव टिश्यूज के क्या हाल होते हैं, डेंस न्यूट्रोफिलिक इन्फिल्ट्रेट एडिमा वास्कुलर कंजेशन। जो यहाँ के कनेक्टिव टिश्यू हैं जैसे ब्लड हो गया या मसल्स हो गए, उनमें भी ये कॉज कर सकता है और वहाँ पे न्यूट्रोफिल्स ज़्यादा देखने को मिलते हैं। वहाँ पे एडिमा आपको स्वेलिंग देखने को मिल सकती है और वेसल्स जो होंगे वो कंजेशन के शिकार हो जाते हैं। यानी वेसल्स जैसे ही इन्फिल्ट्रेशन होगा, एडिमा होगा, तो वेसल्स का सप्रेशन होता है और वहाँ से प्रॉपर ब्लड का फ्लो भी नहीं होगा, तो एडिमा भी हो सकता है। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जैसे कि मैंने बताया था, स्पाइरोकिट्स हो गया, फ्यूसीफॉर्म बैक्टीरिया हो गया, वो सब देखने को मिल सकता है। ये सिल्वर स्टेन में या ग्राम स्टेन में प्रॉपरली आपको देखने को मिल सकता है। इसके लिए आप सैंपलिंग करते हैं गम्स का। नेक्स्ट है हमारा एप्थस स्टेमेटाइटिस या रिकरेंट ओरल अल्सरेशन। ये क्या होता है कि बार बार जैसे मुंह में अल्सर्स होने लगते हैं, तो इसके कारण क्या होता है, आपका ऐसे मुंह में अल्सर्स होने लगते हैं और ओरल म्यूकोसा जो होता है वो डिजेनरेट हो जाता है, जिसके वजह से ये क्या होता है कि रिकरेंट होने लगता है, बार बार होने लगता है। इसका साइज जो सर्कुलर होता है वो इनलार्ज होने लगता है। ये क्या होता है कि ये किसी सिस्टमिक एसोसिएशन नहीं होता है इसका किसी सिस्टमिक इन्फेक्शन से, यानी इसके इन्फेक्शन ब्लड में नहीं आते हैं और ये सेल्फ लिमिटिंग होता है। यानी कहने का मतलब ये है कि ये बहुत ज़्यादा फैलने वाला नहीं है, इसके इन्फेक्शन ब्लड में नहीं जाते हैं, लेकिन ये क्या होता है कि ये रिकरेंट होने के कारण बार बार पेनफुल अल्सरेशन होने लगता है और ब्लीडिंग भी होने लगती है। इसके कॉजेस क्या क्या होते हैं,
इसके कॉजेस हो सकते हैं स्ट्रेस हो सकता है, ट्रॉमा हो सकता है, या कोई इंजरी हुई हो, या विटामिन की डिफिशियंसी जैसे B12 या फोलेट या आयरन की डिफिशियंसी भी होता है, तो इसके वजह से भी ये रिकरेंट होने लगता है। इसके कुछ हार्मोनल चेंजेस का भी असर इस पे पड़ता है, या कोई इम्यून डिस्फंक्शन है उसके वजह से भी ये हो सकता है। इसका हिस्टोपैथोलॉजी क्या होता है? हिस्टोपैथोलॉजी में हम ग्रॉसली अगर बात करें तो आपका अल्सर्स देखने को मिलते हैं, वहाँ स्वेलिंग होता है, एडिमा होता है। और इपिथेलियम की बात करें तो वो लॉस ऑफ सुपरफिशियल लेयर्स, आपका इपिथेलियम जो होगा वो उसके ऊपर की इपिथेलियम लेयर यहाँ से गायब हो जाएगी, ये आपका ग्रीनिश कलर का देखने को मिलता है। कनेक्टिव टिश्यू की बात करें तो यहाँ पे एक्यूट इन्फ्लेमेटरी इन्फिल्ट्रेशन होता है, जिसमें न्यूट्रोफिल्स इनिशियली बढ़ के आते हैं। लेटर जो होता है बाद में अगर ज़्यादा दिन तक परसिस्टेंट रहता है आपका अल्सर, तो लिम्फोसाइट्स और प्लाज्मा सेल्स भी देखने को मिल जाते हैं आपके कनेक्टिव टिश्यू में। फिब्रिनो प्यूरुलेंट मेम्ब्रेन ओवर अल्सर, आपका जो अल्सर होता है उसके ऊपर फिब्रिन का लेयर देखने को मिलता है। इसको जैसे ही आप हटाते हैं तो ब्लीडिंग होने लगती है। नेक्स्ट हमारा है इसका जो वायरल कॉज है वो है एक्यूट हर्पेटिक जिंजिविवोस्टोमेटाइटिस या हर्पीस और कोल्ड सोर्स। जैसे ये वायरस का नाम है, ये बार बार अगर हर्पीस वायरस का इन्फेक्शन हो रहा है तो ये भी अल्सरेशंस का कॉज करता है। ये दो तरह का हो सकता है, पहला एक्यूट हर्पेटिक जिंजिविवोस्टोमेटाइटिस, इसका जो होता है प्राइमरी इन्फेक्शन ओरल म्यूकोसा में देखने को मिलता है, जिसका कॉज होता है आपका हर्पीस सिम्प्लेक्स वायरस 1 HSV1। इसका ट्रांसमिशन कैसे होता है? तो ट्रांसमिशन हमारा सलाइवा के या डायरेक्ट कांटेक्ट में आने पे भी इसका ट्रांसमिशन हमें देखने को मिलता है। क्लिनिकल फीचर क्या होता है? सडनली फीवर आना, मलेरिया होना, लिम्फ एडिनोपैथी, लिम्फोसाइट्स का डिपोजिशन हो जाना लिम्फ नोड में, पेनफुल मल्टीपल अल्सर्स, बहुत सारे जैसे देख पा रहे हैं यहाँ पे खाली अल्सर ही अल्सर हो जाते हैं माउथ में। ये टंग, स्लिप्स या ओरल कैविटी में भी देखने को मिल जाते हैं। नेक्स्ट है जिंजाइवल स्वेलिंग एंड इरिथमा, आपका यहाँ पे एक थैली सा लटका हुआ दिखता है जिसको हम लोग लोरी बढ़ना बोलते हैं। इसका स्वेलिंग हो जाता है और इससे हमें ब्लीडिंग भी कभी कभी या इरिथमा देखने को मिल जाता है। अल्सर्स जो होते हैं वो राउंड होते हैं, स्मॉल होते हैं और येलो ग्रे दिखते हैं, जिनका सेंट्रल जो बॉर्डर होता है वो रेडिश होता है। इसका हिस्टोपैथोलॉजी कैसा हमें देखने को मिलता है? एपिथेलियम जो होता है उसमें वेसाइकल्स देखने को मिलते हैं, यानी ऐसे ऐसे चारों तरफ से सराउंडिंग सेल्स होंगे और उसमें वेसाइकल्स फॉर्मेशन देखने को मिलते हैं। बैलूनिंग डिजेनरेशन, बैलून के जैसे होगा और डिजेनरेट हो जाएगा, फूट जाएगा उसमें, और इसमें क्रिएटिनोसाइट्स देखने को मिलते हैं। इसका की फीचर्स है मल्टी न्यूक्लिएटेड जाइंट सेल्स भी देखने को मिलते हैं, यानी एक बड़ा सा सेल और उसमें कई सारे न्यूक्लियस और उसका शेप साइज काफी अलग होता है, तो इसको मल्टी न्यूक्लिएटेड जाइंट सेल्स बोलते हैं, क्योंकि इसमें कई सारे सेल्स एक दूसरे के साथ जब डिनेचर होते हैं तो मर्ज होते जाते हैं, तो उनका जेनेटिक मटेरियल या जो न्यूक्लियस होता है वो एक सेल में कंडेंस हो जाता है। यूस्नोफिलिक इंट्रा न्यूक्लियर इंक्लूजन बॉडीज, जो ये भी एक कॉज होता है आपका मल्टी न्यूक्लिएटेड जाइंट सेल से ही होता है, और इसके अंदर बहुत सारी इंक्लूजन बॉडीज देखने को मिलते हैं, खाली खाली से इंक्लूजन बॉडीज देखने को मिलते हैं, क्योंकि कई सारे सेल्स मर्ज होते हैं तो उनके बीच में गैप्स देखने को मिलते हैं। कनेक्टिव टिश्यू जो होता है वो माइल्ड इन्फ्लेमेटरी होता है और लिम्फोसाइट से इन्फिल्ट्रेटेड होता है। आप टिश्यू सेक्शनिंग करोगे तो उसमें लिम्फोसाइट्स दिख जाएंगे। लीजन्स जो होता है 1 से 2 वीक हील करने में लग जाता है और उसमें स्कार फॉर्मेशन नहीं होता है, यानी स्किन पहले जैसा ही दिखेगा। कुछ घाव ऐसे होते हैं जो अपना निशान छोड़ जाते हैं, लेकिन यहाँ पे निशान नहीं रहेगा, स्कार नहीं बनता है। रिकरेंट हर्पीज लीसन, कोल्ड सोर्स या हर्पीज लेबियालिस, इसमें क्या होता है? ये दूसरा टाइप है आपका हर्पीज इन्फेक्शन का। ये होता है रीएक्टिवेशन ऑफ लेटेंट HSV1, यानी आपको कभी HSV1 का इन्फेक्शन हुआ, अल्सर्स बने और उसी के कुछ
टाइम बाद फिर से रिकरेंट हो गया, तो ये कहलाता है आपका रिकरेंट हर्पीज लीशंस। ये कहाँ पाया जाता है? ट्राइजेमिनल गैंग्लिया में, और ये पेनफुल लीजन्स होते हैं, पेनफुल अल्सर्स होते हैं लिप्स में भी, और प्रियोरल स्किन में भी देखने को मिल सकते हैं, स्किन के बाहर। इसके ट्रिगर्स क्या हो सकते हैं? स्ट्रेस हो सकता है, फीवर हो सकता है, या सनलाइट और इम्यूनोसप्रेशन इसके एक्सपोजर हो सकता है। नेक्स्ट है हमारा इसका क्लिनिकल फीचर्स। जैसे हर्पीस का इन्फेक्शन होता है तो ये माउथ अल्सर से ही नहीं, इसके बाहर भी देखने को मिलता है अल्सर्स या जिसमें छाले बन जाते हैं, छोटे छोटे पस फील्ड होता है, जिसमें प्रोड्रोन फॉर्मेशन होता है, टिंगलिंग, बर्निंग और इचिंग सेंसेशन, जलन होगा आपके छालों में। जैसे ही छाले फूटेंगे वो अपने जितने भी इसके सराउंडिंग एरिया होंगे वहां पे फैला देंगे, तो ये आपका बर्निंग सेंसेशन होगा, टिंगलिंग होगा। वेसिकल्स ऑन टिप्स रप्चर फॉर्म स्मॉल अल्सर्स। जैसा कि मैंने बताया, ये आपका अल्सर फटा, ये अपने जितने भी इसका लिक्विड इसके चारों तरफ फैलेगा वो उतने ही अल्सर और बनाएगा। ये 7 से 10 दिन में हील हो जाता है, और इसका भी आपको स्कार देखने को नहीं मिलता है, यानी इसका स्किन के ऊपर कोई भी निशान नहीं छूटता है। हिस्टोपैथोलॉजिकल फीचर जो होता है वो सिमिलर होता है लेकिन थोड़ा माइल्ड होता है, यानी इसमें कम डिपॉजिट्स देखने को मिलेंगे, जाइंट सेल्स कम मिलेंगे, लिम्फोसाइट्स का डिपोजिशन कम होगा, बैलूनिंग डिजेनरेशन ऑफ केराटिनोसाइट्स देखने को मिलता है, मल्टीन्यूक्लिएटेड जाइंट सेल्स देखने को मिल जाएगा, और इंट्रा न्यूक्लियर इंक्लूजन इसमें देखने को मिल जाएगा। ये न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अंदर कुछ खाली स्पेस दिखेगा जिसको इंट्रा न्यूक्लियर इंक्लूजन बोलते हैं। यहाँ पे कनेक्टिव टिश्यूज का इन्फ्लेमेशन कम देखने को मिलता है इन कंपैरिजन ऑफ एक्यूट हर्पीज इन्फेक्शन। अगला हमारा है स्क्वामस सेल कार्सिनोमा। ये इसका एक अलग से वीडियो बना देंगे, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जाता है। आजकल स्क्वामस सेल कार्सिनोमा पे काफ़ी सारे प्रोजेक्ट भी चल रहे हैं। स्क्वामस सेल कार्सिनोमा जो होता है ये एक तरह का मैलिग्नेंट ट्यूमर होता है जो कि स्ट्रेटिफाइड स्क्वामस एपिथेलियम का होता है। जो भी आपका स्ट्रेटिफाइड स्क्वामस एपिथेलियम होता है, जैसे एपिथेलियम सेल्स है उसके ऊपर स्ट्रिएशन यानी ऐसे लाइनिंग्स देखने को मिलते हैं जिसको स्ट्रोमा बोलते हैं। ये स्ट्रिएशंस यहाँ पे देखने को मिलते हैं, और ये स्ट्रिएशंस जब स्क्वामस सेल कार्सिनोमा होता है तो ये स्ट्रिएशंस गायब हो जाता है और कॉलमनार क्यूबॉइडल एपिथेलियम में कन्वर्ट हो जाता है। ये मोस्ट कॉमनली जो होता है वो ओरल कैविटी, टंग या लिप्स को इफेक्ट करता है, और ये क्या करता है, ओरल मैलिग्नेंसिस को ज़्यादा बनाता है। ये हमारा स्क्वामस सेल कार्सिनोमा जो होता है वो आप लोग मोस्ट कॉमनली जो देखने को मिलता है क्रोनिक स्मोकर्स में देखने को मिलता है, जैसे टोबैको स्मोकर्स है, अल्कोहल है, या कभी ह्यूमन पैपिलोमा वायरस का इन्फेक्शन, HPV का इन्फेक्शन हुआ है तो उसमें ये देखने को मिलता है स्क्वामस सेल कार्सिनोमा। जैसे आप लोग टोबैको के, तंबाकू के जो पैकेट्स होते हैं उस पर लिखा होता है कि तंबाकू से कैंसर होता है, तो ये कैंसर का एक कॉज होता है स्क्वामस सेल कार्सिनोमा। क्रोनिक इरिटेशन, पुअर ओरल हाइजीन। आप किसी भी इरिटेशंस को क्रोनिकली एक्सपोज हो रहे हैं, जैसे बार बार आप कोई भी एक्सरे करा रहे हैं, एक्सपोजर हो रहा है बार बार अल्फा रेज का, गामा रेज का, तो इससे भी क्रोनिक एक्सपोजर से, इरिटेशन से, या बार बार आपको चोट लग रही है एक ही जगह पे, बार बार अल्सर्स हो रहे हैं, तो ये स्क्वामस सेल कार्सिनोमा कॉज कर सकते हैं। हिस्टोपैथोलॉजिकल फीचर्स क्या होता है? डिस्प्लास्टिक एपिथेलियम, जो एपिथेलियम लेयर है वो आपका जो बेसमेंट लाइन होता है वहां से डिस्प्लेस होने लगती है, पुअर अरेंजमेंट देखने को मिल जाता है, जैसे कि प्लियोमॉर्फिज्म हो गया, हाइपरक्रोमेसिया हो गया, लॉस ऑफ स्ट्रेटिफिकेशन हो गया, जैसे कि मैंने बताया था यहाँ से इसका स्ट्रेटिफिकेशन यानी इसकी लाइनिंग्स गायब हो जाएंगे और कॉलमनार एपिथेलियम में कन्वर्ट हो जाएगा। क्रिएटिन पल्स इन वेल डिफरेंशिएटेड ट्यूमर्स, बहुत से ज़्यादा जो ट्यूमर्स होते हैं उसमें क्रिएटिन के पल्स भी देखने को मिलते हैं। इन्वेजन इनटू कनेक्टिव टिश्यू विथ इन्फ्लेमेटरी स्ट्रोमा, जैसे ही आपका स्क्वामस सेल कार्सिनोमा बढ़ता है तो ये क्या करता है, कनेक्टिव टिश्यू में इन्वेड करने लगता है, इसके आसपास के जो टिश्यूज होते हैं बेसमेंट लाइन को पियर्स करके उसमें इन्फिल्ट्रेट करने लगता है और इन्फ्लेमेशन कॉज करता है।
क्लेफ्ट लिप एंड क्लेफ्ट पैलेट, ये आपका लास्ट डिसऑर्डर है। ये आप लोग बहुत कम सुने होंगे, लेकिन ये भी एक तरह का डिसऑर्डर होता है। ये एक तरह का कंजेनाइटल स्प्लिट और सेपरेशन इन द अपर लिप्स होता है। इसके रिस्क फैक्टर्स क्या क्या होते हैं? जेनेटिक फैक्टर जैसे मैटरनल, स्मोकिंग, अल्कोहल, फॉलिक एसिड डिफिशिएंसी। इसको नेक्स्ट पेज में मैं दिखा रहा हूँ। जैसे कि आप लोग देख रहे हैं यहाँ पे क्लेफ्ट पैलेट का शिकार है बच्चा। ये क्लेफ्ट लिप और क्लेफ्ट पैलेट दोनों यहाँ पे देखने को मिल जाता है। जैसे यहाँ पे क्या होता है, ये जेनेटिकली यहाँ पे आपको स्किन गायब दिखती है। यहाँ पे इसका अंदर से जैसे इसका स्किन ही गायब है, यहाँ पे पूरा स्किन खत्म हो जाता है, बनता ही नहीं है स्किन ऐसा। तो इसके दो टाइप्स होते हैं, क्लेफ्ट लिप और क्लेफ्ट पैलेट। ये यूनिलेटरल या बाइलेटरल हो सकता है। क्लेफ्ट पैलेट जो होता है वो सॉफ्ट पैलेट और हार्ड पैलेट दोनों या सब म्यूकस हो सकता है। यानी जो आपका यहाँ पे सॉफ्ट पैलेट देखने को मिल रहा है और हार्ड पैलेट देखने को मिल रहा है, उन दोनों में हो सकता है या स्किन तक ही सीमित रह सकता है। इसका क्लिनिकल फीचर क्या होता है? विजिबल लिप डिफॉर्मिटी, यानी आपके होठ से विजिबल डिफॉर्मिटी देखने को मिलता है, यानी यहाँ पे स्किन गायब दिखती है। फीडिंग डिफिकल्टी, आपको खाना खाने में दिक्कत होगा, बच्चे को बोलने में दिक्कत होगा। नेसल रीजर्जिनेशन, यानी आपके नाक में भी सांस लेने में दिक्कत और भी दिक्कतें हो सकती है। स्पीच प्रॉब्लम हो सकता है। रिकरेंट ईयर इन्फेक्शन हो सकता है। कान में भी रिकरेंट इन्फेक्शन हो सकता है, क्योंकि यहाँ से इसका कनेक्शन देखने को मिलता है। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करिए और वीडियो में बने रहिए, कमेंट्स भी ज़्यादा से ज़्यादा करिए। थैंक यू।